बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका पार्ट 4 और लास्ट पार्ट है। 2-4 क्वेश्चन रह गए बस। इसमें सबसे पहले क्या था कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन बन जाती है। वैसे एज़ पर रूल डॉक्टर को अलाउ नहीं होता मेडिकल सीक्रेसी उसने मेंटेन करनी होती है कि वो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता, लेकिन कुछ कंडीशंस में जो उसकी कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन बन जाती है। इसके दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट या क्वालिफाइड प्रिविलेज। इसका मैं क्विकली इसलिए अब रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले डिटेल में बताया हुआ था इनका प्रीवियस वीडियोस में इसका। तो ये वो कंडीशन है जिसके अंदर कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन बन जाती है। सबसे पहले कोर्ट की तरफ से अगर जब डॉक्टर इज़ डायरेक्टेड बाय द जज ऑफ द कोर्ट, डॉक्टर को कोर्ट के जज ने कहा है कुछ बताने के लिए, तो वो पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो बता सकता है कोर्ट को। इस फिर आ सकती है मोरल में क्या है कि होमिसाइडल पॉइजनिंग का केस है या बच्चे को कोई इंजरी हुई, बैटेड बेबी सिंड्रोम जैसे होता है, या फिर पर्टिनेंट एक्टिविटी ऑफ प्रोफेशनल अबॉर्शन की कोई एक्टिविटी है। उसके बाद व्हेन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रेपिटिशन ऑफ ग्रेव इलनेस और इवन डेथ, कि कोई पर्सन है उसकी ना डेथ की इवन पॉसिबिलिटी, तो उसको बताया जा सकता है उसके जो से बच्चे हैं उनको, या उसके साथ जो भी कोई है वो पेशेंट ना भी कहे तो आप बता सकते हैं। पेशेंट अगर मना भी करे ना, इसमें भी ना पहले पेशेंट को कहते होते हैं हमेशा कि आप खुद बताएं, लेकिन कुछ कंडीशन है जब पेशेंट नहीं बताना चाह रहा तो आप बता सकते हैं। व्हेन देयर इज़ एविडेंस ऑफ अटेम्प्टेड पॉइजनिंग का कोई केस है तो आप उसको कोर्ट को बताएंगे। इन बैटेड बेबी सिंड्रोम व्हेन पेरेंट्स डोंट स्टॉप बीटिंग चाइल्ड इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डॉक्टर। अब जो बैटेड बेबी सिंड्रोम है ना कि उसमें क्या है कि पेरेंट्स ना डॉक्टर के कहने के बावजूद भी वो पेशेंट को, वो बच्चे को मार रहे हैं और वो नहीं अपनी हरकत से बाज आ रहे, तो आप कोर्ट में बता सकते हैं उसका। उसके बाद है होटल वेटर्स किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आप होटल के मैनेजमेंट को बता सकते हैं ताकि बाकी जो से लोग हैं, ये बेनिफिट के लिए ना कि बाकी लोगों को उस बीमारी से बचाया जा सकता है, तो इस केस में बताया जा सकता है। बस या फिर इंजन का ड्राइवर अगर एपिलेप्टिक है या कलर ब्लाइंड है, हाइपरटेंसिव है, तो वो बताना होता है। ये भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है। कुक्स हु स्प्रेड टीबी और टाइफाइड के मैनेजर को इन्फॉर्म करना कि अगर कोई किसी का शेफ़ है, कोई कुक है, उसको टीबी है या फिर टाइफाइड वगैरह, तो आपने बताना है उधर के इंतज़ामिया को, ताकि इस चीज़ को उनको वो प्रॉपर प्रिवेंशन हो या फिर उसको वो जॉब पे ना रखें। अब एब्सोल्यूट या क्वालिफाइड प्रिविलेज का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट प्रिविलेज है इट अप्लाइज टू एनी स्टेटमेंट मेड इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट इन कोर्स ऑफ हेयरिंग ऑफ अ केस। एब्सोल्यूट प्रिविलेज सादा अल्फाज में जो कोर्ट में कोई भी कोर्ट में आप स्टेटमेंट देते हो ना, या कोर्ट आपको कुछ पूछ लिया आपने उसको बताना, तो उसको एब्सोल्यूट प्रिविलेज कहते हैं। क्वालिफाइड प्रिविलेज होता है कि विद इन हेल्थ अथॉरिटी आपको इन्फॉर्मेशन ना देते हो, मतलब आप जो पेशेंट का सारों का डाटा आपके पास है, आप किसी रिसर्च पर्पज़ के लिए उस डाटा को यूज़ करते हो, या फिर ना देखने के लिए कि ये बीमारी कोई है, इसका ज़्यादा इतनी प्रेवलेंस इतनी आ रही है, तो ये सारी प्रिविलेज क्वालिफाइड प्रिविलेज में आती है। एब्सोल्यूट प्रिविलेज को क्या है? इट अप्लाइज टू एनी स्टेटमेंट मेड इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट इन कोर्स ऑफ हेयरिंग ऑफ अ केस बाय अ डॉक्टर। कोर्ट ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट ऑफ कंट्री हैव एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रिसीव पेशेंट्स इंफॉर्मेशन. All matters voiced there are absolute privileged communication. Professional dictations are completely ignored. कि अब प्रोफेशनली तो आपको नहीं देना चाहिए ना, लेकिन जब कोर्ट आपको कह रही है कोई फॉर गुड फेथ ऑफ द सोसाइटी और द पर्सन, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वो आती है एब्सोल्यूट प्रिविलेज में। सिंपल अल्फाज में कोर्ट से रिलेटेड है एब्सोल्यूट प्रिविलेज। अब क्वालिफाइड प्रिविलेज इट एक्सटेंड्स टू हेल्थ अथॉरिटीज इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फेक्शियस एंड नोटिसेबल डिजीजेस. ऑल नोटिफिकेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड इंडस्ट्रियल इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीजेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिफाइड प्रिविलेज। फिर है मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस से पहले किया था, इसकी मैंने डेफिनेशन बताई थी, फिर इसके जो 4 Ds थे वो बताए थे। अब इसके टाइप्स क्या है? सबसे पहले सिविल नेग्लिजेंस, ये भी संडे में से वाइवा में पूछी थी इस दफ़ा। सिविल नेग्लिजेंस है इसकी, फिर है फर्स्ट टाइप है इसकी सिविल नेग्लिजेंस, फिर सेकंड है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, थर्ड पार्टी। सो टाइप्स ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस में सिविल नेग्लिजेंस है, कॉन्ट्रीब्यूटरी, थर्ड पार्टी और क्रिमिनल नेग्लिजेंस। सिविल नेग्लिजेंस में क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ केयरफुलनेस during medical treatment, for example failure to x-ray a fractured bone, not to give anti-tetanus vaccine following an accident या इंजरी। उसकी एग्जांपल दी हुई है कि सिविल नेग्लिजेंस क्या है कि डॉक्टर ना केयरलेसनेस शो करता है या फिर लैक ऑफ केयरफुलनेस। उसमें क्या होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान उसने गलत बोन का उसने एक्सरे ले लिया और उसने कोई इंजरी या एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद एंटी-टेटनस इंजेक्शन या वैक्सीन वगैरह लगाना भूल गया। अब उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है कि जब कोई डॉक्टर के अलावा कोई और भी साथ कंट्रीब्यूट करे, जैसे समवन एल्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन रिजल्टेंट नेग्लिजेंस। फॉर एग्जांपल पेशेंट बिकम्स नेग्लिजेंट एंड डोंट फॉलो मेडिकल इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली। तो ये सिर्फ डॉक्टर के पार्ट पे नहीं हुई नेग्लिजेंस, इसमें पेशेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया, तो इससे हम कहते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस।
ये क्वेश्चन मेरे से वाइवा में सर ने पूछा, तो इस एक एक की ना एग्जांपल भी पूछी थी साथ, तो विद एग्जांपल्स करना है, SEQ भी आएगी और वाइवा क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस। थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस है बाय केयरलेसनेस ऑफ सपोर्टिव पैरामेडिकल स्टाफ। ये डॉक्टर की वजह से सिविल थी, कंट्रीब्यूटरी है, साथ पेशेंट ने कंट्रीब्यूट किया, और थर्ड पार्टी है कि कोई जो पैरामेडिकल स्टाफ सपोर्टिंग स्टाफ है हॉस्पिटल में उसके साथ ना उसकी वजह से नेग्लिजेंस कोई हुई है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या है? ग्रॉस एंड विकेड रेकलेसनेस ऑन पार्ट ऑफ द डॉक्टर हु शोज नो रिगार्ड फॉर पेशेंट्स लाइफ एंड कॉजेज पेशेंट्स डेथ, फॉर एग्जाम्पल ओवर एनेस्थेटाइजिंग, के डॉक्टर की तरफ से बहुत ना विकेड या ग्रॉस रेकलेसनेस शो की गई है, तो जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई है, जैसे कि एनेस्थीसिया की डोज ज़्यादा हो गई है। सो ये आगे क्रिमिनल नेग्लिजेंस में। तो ये 4 टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस में मेडिकल नेग्लिजेंस में जैसे मैंने वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस के मैंने बताए थे, वो 5 A's 4 D's वगैरह याद करने वो इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस की इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर वाइवा एंड SEQ। फिर गिव कंडीशंस इन विच मॉडिफाइड कॉन्सेंट प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। इसमें ये 2 NRA के हैं कि पेशेंट इज अनेबल टू गिव कॉन्सेंट, और ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन। ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन किनको कहते हैं? जेनिटल ऑर्गन्स। जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट हो, और ना जब अगर पेशेंट अनेबल टू गिव कॉन्सेंट हो तो इस केस में मॉडिफाइड कॉन्सेंट प्रोसीजर होता है। ये साथ 2 एक्स्ट्रा वैसे लिखे थे कि कोई न्यू सर्जिकल प्रोसीजर हो या फिर पेशेंट को एज अ रिसर्च सब्जेक्ट यूज़ करें। तो जो मेन है ना ये ऊपर वाले 2 ही हैं, ये वाले दोनों, ये वाले NRA के हैं। ठीक है, ठीक नहीं लग रहा। खैर अब नेक्स्ट वाला जो सा है क्वेश्चन, ये बस ये रहेंगे थोड़े से। उसके बाद है स्टैट्यूट लॉ गवर्निंग एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन या प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़। ये 1962 में दिया गया था। इसमें ना जो 5 पेपर में क्वेश्चन आता था तो उसके पीछे ऊपर कोई 2-3 लाइनों की स्टेटमेंट थी। पूछा बस ये हुआ था कि एलोपैथिक सिस्टम से रिलेवेंट ना बताएं। अब ये क्या है कि इट इज़ अ स्मॉल एंड इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट लॉ हैविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बेसिकली डिफाइनिंग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के, ये डिफाइन करता है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या है। क्या होता है कि कोई पर्सन हैविंग डिग्री ऑफ MBBS और BDS एंड इज़ रजिस्टर्ड विद PMDC, वो इंसान जिसके पास MBBS की या BDS की डिग्री, इसके अकॉर्डिंग BDS वाले भी डॉक्टर हैं, MBBS या BDS की डिग्री हो उसके पास और वो PMDC से रजिस्टर्ड हो। PMDC क्या है? पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। सेकेंड इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज़ ऑफ एलोपैथिक सिस्टम। नो वन एल्स कैन यूज़ डॉक्टर और एनी ऑफ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस विद हिज नेम। कोई भी डॉक्टर के अलावा कोई भी इंसान कोई ग्रामेटिकल वेरिएशन वगैरह अपने नाम के साथ नहीं यूज़ कर सकता जिससे लगे कि वो डॉक्टर है। सपोज़ एक दफ़ा ना फ़ोन पे मैसेज आया था, तो उन्होंने ना किसी कंपनी की तरफ से था, उन्होंने ना नाम के साथ मेरे DR लिखा हुआ था और साथ आगे नेम। तो वो ऐसे देखने में ना हंसी आ रही थी मुझे कि ना वो लाइक वो बेसिकली मेरा नहीं था, मेरी मामा का नाम लिखा हुआ था उन्होंने। तो और हम हंस रहे थे कि मामा डॉक्टर नहीं है, तो उन्होंने इस तरह DR लिखा हुआ। उन्होंने ना अपनी तरफ से वो डियर की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थी DR करके। तो इस तरह की ना कोई भी एब्रीविएशन यूज़ करना मना है कि जिससे लगे किसी को कि वो डॉक्टर लिखा हुआ है। उसके बाद है नो वन एल्स कैन यूज़ मेडिकल डिग्री और डिप्लोमा टू गिव इम्प्रेशन दैट ही इज़ डॉक्टर और कनेक्टेड विद एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिस। कोई ना मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा वगैरह को ऐसे नहीं यूज़ कर सकता कि जिस कोई ऐसा डिप्लोमा या मेडिकल डिग्री वगैरह यूज़ नहीं कर सकता जिसके वो लगे कि वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है। No one else can perform surgical operation other than circumcision, incision of boil और administration of injection। ये छोटी मोटी इंजेक्शंस वगैरह लगाने के अलावा या incision of boil के अलावा कोई इंसान अदर देन डॉक्टर, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के अलावा कोई इस तरह के सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। नो वन एल्स कैन प्रेस्क्राइब एनी एंटीबायोटिक और डेंजरस ड्रग, कि कोई और ड्रग या एंटीबायोटिक वगैरह प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता। आप कोई अपने नाम के साथ ऐसे नहीं लगा सकता कि वो डॉक्टर लगे, कोई एब्रीविएशन ऐसे नहीं यूज़ कर सकता, कोई मेडिकल डिग्री नहीं यूज़ कर सकता, सर्जिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकता और कोई डेंजरस या एंटीबायोटिक या कोई ड्रग्स वगैरह नहीं दे सकता। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन एंड क्लासीफाई लॉ, गिव प्रिजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ। लॉ क्या है? लॉ इज़ नथिंग बट अ रीज़न एंड दैट व्हाट इज़ नॉट अ रीज़न इज़ नॉट अ लॉ। लॉ की हर बुक में अलग अलग डेफिनेशन है कि आई गेस NRA वाली लिखी थी मैंने, मुझे याद नहीं कहाँ से देख के लिखी थी, या NRA वाली है या इजाज़ वाली है। अच्छा, कहते हैं लॉ कुछ भी नहीं है बट अ रीज़न, एंड कोई एक रीज़न है और जो रीज़न नहीं है वो लॉ नहीं है। और कोड ऑफ कंडक्ट इस्टेब्लिश्ड बाय एन अथॉरिटी इज़ कॉल्ड लॉ, कि एक अथॉरिटी जो एक ना कोड ऑफ कंडक्ट इस्टेब्लिश करती है उसको हम लॉ कहते हैं। लॉ की टाइप्स क्या हैं? मेन टाइप्स इसकी 2 हैं, कॉमन लॉ और स्टैट्यूट लॉ। कॉमन लॉ अनरिटन है और जनरली एक्सेप्टेड रूल्स बेस्ड ऑन कस्टम्स या कंडक्ट, ट्रेडिशंस की बेस पे, रिवाजों की बेस पे जो कुछ एक ना अनरिटन लॉज होते हैं उसको कॉमन लॉज कहते हैं। जैसे गांव में ये जिरगा वगैरह इस टाइप के नहीं, तो उसको वो सारे आते हैं कॉमन लॉज में। स्टैट्यूट लॉ क्या है? रिटन रूल्स फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री। इट हैज़ 2 टाइप्स है। जो कंट्री की पार्लियामेंट जो उससे रूल्स बनाती है, रिटन रूल्स, उनको हम कहते हैं
स्टैट्यूट लॉज, ठीक है। इसमें दो टाइप्स आती हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या आते हैं, ऑल क्राइम्स आर डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू देम, कि जो भी कोई क्राइम्स में आ रहा है, जैसे रॉबरी के क्राइम्स हैं, मर्डर के क्राइम्स हैं, उसके अलावा रेप वगैरह के केसेस, तो जितने भी क्राइम्स हैं ना वो क्रिमिनल लॉज में आते हैं। सिविल लॉ डील विद द राइट ऑफ सिटीजन्स रिगार्डिंग देयर प्रॉपर्टी, स्टेट और सिविल मैटर। जितने भी सिविल मैटर है ना, कोई जायदाद वगैरह के मसाइल हैं, तो वो सारे सिविल लॉज में आते हैं। प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ आर फॉलोइंग। अब उन्होंने प्रिजम्पशन और एक्सेप्शन पूछी थी। प्रिजम्पशन क्या है कि एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस, हर इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार है। इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, हर इंसान इनोसेंट है जब तक उसको गिल्टी प्रूव ना किया जाए। फिर नेक्स्ट है, एट द एंड ऑफ द केस इफ कोर्ट इज इन रीजनेबल डाउट अबाउट एलिगेशन ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, द केस शैल बी रिजॉल्व इन फेवर ऑफ द एक्यूज। अगर केस एंड हो रहा है और ना एंड ऑफ द केस पे ना कोर्ट को ना अभी डाउट है, जो भी किसी ने कोई काम किया ना, उस पर जो इल्ज़ाम लगा है, तो जिस वो जो केस है वो किसकी फेवर में होगा, जिस जो मुलजिम है उसकी फेवर में इसको किया जाएगा। मतलब वही चीज़ को कि हर कोई इनोसेंट है जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जा सकता। अब एक इंसान है, उसको गिल्टी प्रूव ही नहीं किया गया, कोर्ट में केस चला है और एंड तक ना ये चीज़ साबित नहीं हुई कि उसने वो क्राइम किया, तो इसका मतलब है कि वो केस उसकी फेवर में आएगा, वो जो मुलजिम था उसकी फेवर में आएगा, उसको सज़ा नहीं मिलेगी। उसके बाद एक्सेप्शन निगेट। एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शंस निगेट क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्यूज एंड आर द फॉलोइंग थ्री। किस किस केस में लॉ से एक्सेप्शन है कि जो सज़ा नहीं मिलेगी, वो तीन पहले भी बताई हुई थी। इमेच्योरिटी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन एट द टाइम ऑफ क्राइम। इमेच्योरिटी का मैंने क्या बताया था, पीपीसी के अंदर 82, 83 सेक्शन है, इंसैनिटी का 84 है और इंटॉक्सिकेशन ऑफ द क्राइम का सेक्शन 85 है। आगे इंसैनिटी में क्या था, तीन थे वो, अनफिट टू प्लीड, गिल्टी बट इनसेन और डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट वाज ऑल अबाउट। अभी सारे ना लॉ के रेलिवेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ये पार्ट 4 था इसका।